नमस्कार। हम लोग पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे और वहाँ हम लोग छोटी आंत के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग पाचन तंत्र का ही एक अग्नाशय के बारे में पढ़ेंगे। पाचन में अग्नाशय का भी बहुत बड़ा रोल है। अग्नाशय से अग्नाशय रस स्रावित होता है जो हमारे भोजन को पचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब भोजन का पचना प्रारंभ कहाँ से हो जाता है? प्रारंभ होता है मुख से और पूर्णतः पाचन कहाँ हो जाता है? छोटी आंत में जाके। उस पूर्णतः पाचन में बहुत सारे एंजाइम की आवश्यकता होती है, वही हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग अग्नाशय के बारे में पढ़ते हैं। तो अग्नाशय हम लोग का जो ये अमाशय है, ये अमाशय है ना, ये क्या है? अमाशय। अमाशय के जस्ट नीचे में जो एक भाग होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अग्नाशय। अमाशय के नीचे में जो भाग है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अग्नाशय कहते हैं। ठीक है, ये जो है ना अमाशय के जस्ट नीचे में मौजूद रहता है। और अमाशय अग्नाशय बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथि होता है, मतलब बाहर से भी एंजाइम को स्रावित करता है और अंदर से भी। इसीलिए इसको कहा जाता है मिश्रित ग्रंथि। क्या बोला जाता है इसको? मिश्रित ग्रंथि बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मिश्रित ग्रंथि बोला जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। मिश्रित ग्रंथि क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह बाह्यस्रावी होता है और अंतःस्रावी दोनों होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, अग्नाशय मुख्यतः एसिनर कोशिका का बना होता है। अग्नाशय किसका बना होता है? एसिनर कोशिका का। ठीक है, अग्नाशय किस कोशिका का बना होता है? एसिनर कोशिका का। ठीक है, इस कोशिका में अग्नाशय रस स्रावित होता है। एसिनर कोशिका जो है ना, उसी से क्या स्रावित होता है? अग्नाशय रस। जैसे अमाशय में जो धसे होते हैं तो उससे क्या होता है? रसांकुर नहीं, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि का निर्माण होता है ना। जठर ग्रंथि से किसका निर्माण क्या बनता है? जठर रस स्रावित होता है और वो भोजन को पचाने में सहायक होता है। उसी प्रकार जो है अग्नाशय जो है ना एसिनर कोशिका का बना होता है और इस कोशिका से अग्नाशय रस स्रावित होता है। और यह अग्नाशय रस क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। क्षार मतलब उसका पीएच मान 7 से अधिक है। अम्ल मतलब उसका पीएच मान 7 से कम है। किसी को कोई दिक्कत? अम्ल किसको कहते हैं? जिसका पीएच मान 7 से कम हो, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो उसको क्या कहेंगे? क्षार। दुर्बल अम्ल किसको कहेंगे? जिसका पीएच मान 7 के लगभग में हो उसको कहेंगे दुर्बल अम्ल, और जिसका पीएच मान बहुत कम हो उसको कहेंगे प्रबल अम्ल। और दुर्बल क्षार किसको कहेंगे? जिसका पीएच मान बहुत ज्यादा हो, और जिसका पीएच मान 7 के लगभग में हो उसको प्रबल क्षार कहते हैं। ठीक है, इसमें उल्टा है, समझ में आया ना। और यदि किसी तरल का पीएच मान 7 हो तो उसको कहते हैं उदासीन। उसको क्या कहते हैं? उदासीन। मतलब ना खट्टा, ना मीठा, ना कड़वा, ना कुछ भी नहीं। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? उदासीन कहेंगे। कोई दिक्कत है? नहीं। तो अग्नाशय रस क्या होता है? क्षारीय होता है। अग्नाशय रस कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, और एक चीज हम बताए थे कि पित्त रस के बारे में कल बता रहे थे कि हम लोग के यकृत से पित्त रस स्रावित होता है। वो पित्त की थैली में जमा होता है, उसके बाद वहां से ग्रहणी में आके मिलता है। अग्नाशय रस और पित्त रस कहाँ आके मिलता है? ग्रहणी में। क्योंकि सभी जगह अम्ल ही रिसाव हुआ था अभी तक, अमाशय से भी अम्ल ही रिसाव हुआ था, जिस कारण से भोजन क्या हो गया था? ज्यादा एसिडिक हो गया था। उसको क्षारीय बनाने का, अम्ल और क्षार को संतुलन करने का कार्य कौन किया? तो पित्त रस किया और अग्नाशय रस किया। किसी को दिक्कत? पित्त रस क्षारीय होता है और अग्नाशय रस भी क्षारीय होता है। वो उसको क्या किया? अम्ल को संतुलन करने का, उदासीन करने का कार्य किया। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो है ना अग्नाशय रस क्या होता है? क्षारीय होता है। इसमें जो है ना अग्नाशय रस में 98% जल होता है, 2% अलग एंजाइम होता है। 98% क्या होता है? जल ही होता है। और मनुष्य एक दिन में 2 से 3 लीटर अग्नाशय रस स्रावित करता है। मनुष्य में एक दिन में कितना स्रावित होता है अग्नाशय रस? 2 से 3 लीटर अग्नाशय रस स्रावित होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अग्नाशय रस में जो है ना सभी अवयव, जितना भी अवयव है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, जितना भी अवयव है, सभी अवयव को पचाने की कैपेसिटी होती है। किसमें? अग्नाशयी रस में। इसीलिए जो है ना अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक एंजाइम कहा जाता है। इसलिए अग्नाशय रस को क्या कहा जाता है? पूर्ण पाचक एंजाइम। क्यों कहा जाता है पूर्ण पाचक एंजाइम? क्योंकि यह सभी अवयव को पचा देता है।
समझ में आया ना। जैसे प्रोटीन को कोई दूसरा एंजाइम पचा रहा था महाशय में, कार्बोहाइड्रेट को कोई दूसरा, वसा को कोई दूसरा पचा रहा था ना, लेकिन अग्नाशयी रस सबको पचाने की कैपेसिटी रखता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पूर्ण पाचक एंजाइम। और यह कहाँ मिलता है, छोटी आंत के ग्रहणी में। और उसके बाद पूर्ण पाचन, सभी अवयव के पाचन होने के बाद ये कहा जाता है, इलियम में। कहा जाता है, इलियम में। इलियम क्या है, छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग। और छोटी आंत के इलियम में अंगुली जैसा एक संरचना होता है जिसको कहते हैं रसांकुर। उसी में भोजन जो है, उसी के द्वारा जो है भोजन का क्या होता है, अवशोषण किया जाता है। अब कहेगा कि वहां क्या छेद है कि वो घुस गया माँ इकट्ठे खून में मिल गया, तो नहीं। उसमें क्या होता है, इलियम में एक इलियम जो है उसमें जो रसांकुर होता है ना, रसांकुर से रक्त वाहिनी जुड़ी होते हैं, उससे जो है ना उसका सोख लेता है। रसांकुर जो है ना भोजन के अवयवों को सोख लेता है और वह जो है ना रुधिर में ट्रांसफर कर देता है। और रुधिर से धीरे धीरे कहाँ चले जाता है, ब्लड में। अब ब्लड में जाएगा तो सभ्य क्या करेगा, ये ब्लड क्या कम करता है, पोस्टमैन का एकदम चिट्ठी पहुंचाने का, सबको भोजा, मतलब ये कहो कि वो डिलीवरी बॉय का कम करता है। कौन, रुधिर। ठीक है, रुधिर मतलब वही ब्लड। किसका कम करता है, डिलीवरी बॉय का। मतलब वो भोजन को लिया और सब जगह क्या करेगा, सब कोशिका के पास पहुंचा देगा। और सब कोशिका के पास पहुंच जाएगा वो, तो अब क्या लगता है तुम लोग को कि एकदम तुरंत वहां जाके एकदम वो भोजन बनाना स्टार्ट कर देता होगा, मतलब तुरंत खा लेता होगा? नहीं। कोशिका जैसे एग्जाम्पल, रे बाबू तो वही जो है ना वो तुरंत जाके, जैसे तुम लोग को समोसा कोई डिलीवरी बॉय मान लो, मतलब अच्छा पिज्जा, ठीक है, पिज्जा कोई भी सरा हुआ पिज्जा, सरे हुआ आता है, सरा हुआ पिज्जा को तुम लोग को कोई डिलीवरी किया, ठीक है। अब तुम क्या उसको तुरंत एकदम खा लेता है, एकदम आता है, एकदम तुरंत खाता है? नहीं, मोहित के पास आता है तो पहले 10 फोटो खींचता है और पहले सोशल मीडिया पे चलाता है, खाना बाद में पहले 10 जगह वो एकदम शेयर करेगा, उसके बाद खाएगा। नहीं मोहित, तब तो वही जो है ना पहले क्या करता है, उसको रखता है, जब भूख लगेगा तब ना खाएगा, मंगा लिया। तो वही जो है ना कोशिका क्या किया, उस भोजन के अवयवों को रखा किसके रूप में, एटीपी के रूप में, ठीक है। और उसके बाद जो है ना उसका इस्तेमाल नहीं, वो जो है ना रखा उसको, उस अवयव को रखा। उसके बाद जब उसको कार्य मतलब अपना मतलब जरूरत पड़ा कि हमको ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा बनाएगा। उसके लिए वो क्या करेगा, एटीपी के रूप में ऊर्जा ग्रहण करेगा। उसको एटीपी में तोड़ के ऊर्जा ग्रहण करता है। कोई दिक्कत नहीं ना? यहां तक में समझ में आ गया तुम लोग को? ठीक है, वो तुरंत उसका ग्रहण नहीं करता है, उसको एटीपी में तोड़ के ग्रहण करता है। ठीक है, अब अच्छा ठीक है, एटीपी में तोड़ने के पहले तो वो किसी में रखता होगा। तो एटीपी में तोड़ने के पहले जो भोजन जिस रूप में, जैसे चावल तुम्हारे पास पहुंचा दिया, तो तुम उसको चावल से भात बना के रख दिया और उसके बाद खाया तुम, उससे ग्लूकोज ये वो सब चीज लिया ना। तो मतलब लिया तुम ग्लूकोज ये वो के रूप में लिया ना, लेकिन बना के रखा था तुम किसके रूप में, भात के रूप में चावल को। उसी प्रकार वो जो है ना लिया एटीपी के रूप में, लेकिन बना के रखा था किसमें, एडीपी और फास्फेट के रूप में। भोजन को किस रूप में रखता है, एडीपी और फास्फेट के रूप में। एडीपी समझ में आया ना, एडीपी और फास्फेट से वो फिर क्या बनाता है बाद में, एटीपी, और उसी का वो क्या करता है, भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। देखो इस रस को पूर्ण पाचन एंजाइम क्यों कहा जाता है, हम बता दिए ना अभी कि इस रस में जो है ना सभी अवयव को पचाने की कैपेसिटी होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पूर्ण पाचक एंजाइम। ठीक है, मनुष्य में प्रत्येक दिन कितना लीटर, 2 से 3 लीटर। अभी का अभी याद हो जाएगा। भोजन का अवशोषण छोटी आंत में उपस्थित किसके द्वारा होता है, रसांकुर के द्वारा। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि छोटी आंत में उंगली के समान एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, रसांकुर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रसांकुर। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, रसांकुर। ठीक है, क्योंकि सब इधर से यहाँ से पिसते उस्ते लेके गया, मुख्य रूप से अवशोषण तो वही किया ना, इसीलिए। ठीक है, पूर्ण पाचन के बाद जो है ना भोजन किस रूप में बदल जाता है, तरल रूप में बदल। यहाँ से हम लोग किस रूप में डाले, ठोस द्रव के रूप में डाले थे ना, ठोस और द्रव के रूप में डाले थे। लेकिन वह जब पूर्ण पाचन हो जाता है, सब बराबर सब तरल रूप में बदल जाता है। सब किस रूप में बदल जाता है, तरल रूप में। तरल किसे कहते हैं, जो बहता है उसको क्या कहते हैं, तरल। जो बहता है उसको क्या कहते हैं, तरल। तो अब भोजन अंततः पाचन के बाद किस रूप में बदल जाता है, तरल के रूप में। इसी जो तरल रूप में बदलता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, चाइल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, चाइल।
भोजन जो तरल रूप में बदल जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चाइल कहते हैं। समझ में आया? उसी चाइल का अवशोषण करता है छोटी आंत। समझ में आया? उसके बाद छोटी आंत और बड़ी आंत, छोटी आंत जो है ना जुड़ता है किससे, बड़ी आंत से। और उसके बाद भोजन का ट्रांसफर, भोजन में जो अपशिष्ट बच गया, जो पचा नहीं, वो किस में ट्रांसफर कर देगा, बड़ी आंत में। और जिस जगह छोटी आंत और बड़ी आंत का जोड़ होता है उस जगह अपेंडिक्स नाम का एक संरचना होता है, उंगली नुमा। ठीक है, इसको अब हम लोग जो है ना अगले दिन पढ़ेंगे। आज हम लोग अग्नाशय के बारे में पढ़े। अब बड़ी आंत के बारे में, छोटी आंत के बारे में कल पढ़ चुके थे, अब बड़ी आंत के बारे में हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि बड़ी आंत का क्या कार्य। बड़ी आंत में मुख्यतः दो भाग ही होता है, ऊपर और फिर एक गुदा, जिसको मलाशय कहते हैं। ठीक है, पहले वो जो ठोस पार्टिकल है ना, थोड़ा सा बता देते हैं। तो ठोस पार्टिकल जो बच गया, जो भोजन के साथ गया था, जो जिसका पाचन नहीं होता, जो ठोस पार्टिकल बच गया, वो क्या हुआ, बड़ी आंत में गया। और बड़ी आंत के में दो भाग जो होता है, प्रथम भाग में उसमें क्या हुआ, जल जो था ना, उसके साथ जल जो था उसको क्या कर लिया, सोख लिया। ठीक है, बड़ी आंत का पहला भाग क्या किया, जल को सोख लिया। और दूसरा भाग क्या किया, उसको जमा रख लिया। उसको क्या कर लिया, जमा रख लिया। उसके बाद टाइम पर उसको क्या किया, निकालने का कार्य किया। इसीलिए देखा होगा कि स्टूल में, इसमें स्टूल में ना ही ज्यादा पानी होता है ना ही कम पानी। ठीक है, उस सेम मात्रा में निकलता है ना, मतलब अच्छी मात्रा में निकलता है। और यदि बड़ी आंत का प्रथम भाग अच्छा से कार्य नहीं कर पाया तो उसी का, खैर चलो छोड़ो, कल हम लोग इसके बारे में देखेंगे आगे। ठीक है, बस धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।